कोरोना के आगे सारे सिस्टम, सरकार, इंतजामों ने घुटने टेक दिए हैं। नए कोरोना मामले 3,14,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा एक दिन में 2,000 तक जा पहुंचा है। लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं, ये तमाम सवाल इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं। ऑक्सीजन को लेकर क्या दिल्ली, क्या मेरठ, क्या मुंबई और क्या पटना शहर, हर कहीं रोना ही रोना है। जब दवा, बेड, ऑक्सीजन नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा? गंगाराम में 2,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए है और इसकी वजह से लगातार मांग की जा रही है। एलजी और सीएम केजरीवाल की अहम बैठक भी होने वाली है कि कैसे पूर्ति की जाए ऑक्सीजन की। दिल्ली में संक्रमण के हालात पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं लॉकडाउन जो अभी तक लगा हुआ है वो एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं, ये भी इस बैठक का विषय हो सकता है। ऑक्सीजन में भारी कमी अलग अलग अस्पतालों में देखी जा रही है। आज गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। हालांकि अब कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पर सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराए। एलजी और सीएम की यह अहम बैठक, इससे पहले भी कई दौर की बातचीत दोनों के बीच हो चुकी है। जो ताजा हालात हैं दिल्ली में उसे लेकर तमाम चर्चा इस मीटिंग में की जा चुकी है। सबसे ज्यादा तो हर कोई यही सवाल कर रहा है कि सरकार क्या कर रही है, कुछ कर भी रही है या नहीं, या कुछ कर नहीं पा रही है। आखिरकार ऑक्सीजन को लेकर क्या सरकार नींद में, आराम में है, तो या लोगों की मौत उन्हें कोई परेशान नहीं कर रही है? 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या वो करना चाहते हैं। जिस तरह की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के लिए सभी महाराष्ट्र की जनता की भी अपेक्षा थी और सभी लोगों ने एक मंत्रिमंडल में भी ये डिमांड रखा कि यह करना जरूरी है, क्योंकि जितने भी संसाधन है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स, मैन पावर है और तुम्हारे बेड्स हैं, ये सभी के अगर हम देखेंगे तो इसकी संख्या की उपलब्धता कम होती जा रही है। इतने ज़्यादा केसेस आए तो थोड़ा डर लग रहा है। लोग, हर आदमी कहते हैं मैं टेस्ट करा लूँ। टेस्ट कराने से भी इम्पोर्टेंट है कि उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर उसकी रिपोर्ट ही 6 दिन बाद आई तो वो यूज ही नहीं रहेगा। दिल्ली की जितनी कैपेसिटी है उसको पूरी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जिनको सिम्टम्स हैं पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जा सकती है, क्योंकि 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इससे ज़्यादा टेस्ट कराने का फायदा नहीं। पीछे हुआ था 3-3, 4-4 दिन की वेटिंग हो गई। अब करंट 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ रही है, वो बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी का सवाल है तो एक स्थिर आंकड़ा बना हुआ है 26, 28, 30 के आसपास। पिछले 10 दिन से पॉजिटिविटी करीब 28 के आसपास औसत मानी जा सकती है। इसमें हो ये रहा है कि जहां संक्रमण बहुत ज्यादा था, रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, बेमेतरा में, थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। जहां पर कम था वहां पर बढ़ते हुए दिख रहा है। ये 30 अप्रैल तक हमारे को पूरी मात्रा में जो अपनी वैक्सीन मिलती रहे 3 लाख पर डे की, तो हम उस समय तक जो हमारी 45 साल से अब वाली पॉपुलेशन है उसको ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। जो हमारा ऑक्सीजन बड़ा सिस्टम है आज की डेट में काफी अच्छा है, लेकिन सेंटर को जो उसकी ड्यूटी है वो पूरी कर दें तो शायद पंजाब में ऑक्सीजन की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि स्थिति बन रही है वो काफी गंभीर है और कल्पना से परे है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी संख्या में केस बढ़ेंगे, निकलेंगे। चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हम बात करें या बेड की कैपेसिटी हम बढ़ाने की हम बात करें, और चाहे जो हमारे जो लोग हैं, जो 70% से ज्यादा लोग जो हाई पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में, उनसे कोविड कमांड सेंटर से 2-2 बार हमारे डॉक्टर उनसे बातचीत कर रहे हैं। विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी दोनों मिलकर समेकित रूप से भी जो प्रयास करने हैं उपलब्धता के लिए, आपूर्ति के लिए या उत्पादन के लिए, वो सारे काम किए जा रहे हैं। जिसको भी रेमडेसिविर दवा की जरूरत है वो हमारे ड्रग कंट्रोलर को मेल करें। हम लोग अस्पताल के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही परसों दवाइयां आई रेमडेसिविर, तो पटना के लगभग 34 अस्पतालों में उसको उपलब्ध कराया गया मरीजों के अनुसार।
दिल्ली में भी संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नए मामले 24,000 पार कर चुके हैं और सबसे परे सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति में फेल हो रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जो करे बस ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचनी चाहिए। ऑक्सीजन के मामले में अदालत आज भी सुनवाई करेगी। देर रात तक कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन बाकियों को अब भी इंतजार है। गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। अदालत ने नासिक में ऑक्सीजन से हुई मौतों का जिक्र भी किया और कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डाइवर्ट कर सकती है तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? यह हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि मानव जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से लोगों की मौत हो रही है, राज्य केंद्र में झगड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टील के प्लांट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इस पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंधों पर है। जरूरत है तो थोड़ी करके भिजवाई गई, तो ऑक्सीजन क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफी बड़ी संख्या में जैसे आपसे सवाल ये है कि दिल्ली के जो नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम जिनमें सप्लाई इधर यहीं से होती है, तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है उनको नहीं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है, तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही है दिक्कत हुई थी कि वहां से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, कि उनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुंचा। सर लेकिन 480 कर दिया गया, आपकी डिमांड हर दिन की 700 की है, और अभी भी लगता है पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, अब कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी देते रहेंगे। सर व्यवस्था कुछ हो पाई है अभी कोई सुचारू? क्योंकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि हर हाल में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, अभी देखिएगा कल रात को कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि रात को बैठ के आदेश दिया है और कल सारी रात लग के काफी सारी सप्लाई हुई है और आज दिन में और लगता है रात तक इसको नॉर्मल हो जाना। जिन राज्यों ने जो टैंकर रोके थे, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। देखिएगा रोकना नहीं चाहिए, उससे सभी का नुकसान है। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जो इलाज करा रहे हैं दिल्ली के लोग नहीं है, बाकी सारे राज्यों के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि आदमी लेके उसको रख लेगा, उसको यूज करनी है पेशेंट्स के लिए। सर अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों में? कितने घंटे का ऑक्सीजन बकाया है? अलग अलग है, किसी में 6 घंटे है, किसी में 8 घंटे, किसी में 10 घंटे, किसी में 12 घंटे, तो अलग अलग है। अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं कह सकते। सर एक बड़ी समस्या एम्बुलेंस को लेकर भी है। आप लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं जो मुफ्त होती है उनमें, लेकिन उनकी भी क्राइसिस हो रहा है दूसरी, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है लगातार जो अस्पतालों में, वो सर लूटखोरी एक तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट एम्बुलेंस का आपने बताया, ज्यादातर दिल्ली वाली एम्बुलेंस नहीं, वो बाहर से आने वाली एम्बुलेंस है। दिल्ली के अंदर हमने कैट्स के थ्रू 750 के करीब एम्बुलेंस लगा रखी है और हम अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है और चाहिए तो हम और बढ़ा देंगे। फिर वैक्सीन को लेकर अब रेट निर्धारित हो गया है, दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी इस पे करते हैं क्योंकि रेट काफी ज्यादा रखा गया है, परंतु इसके ऊपर विचार करके बताएंगे। सर केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपने लॉकडाउन सोमवार सुबह तक का लगाया था, केसेस अगर कम नहीं होते हैं क्या ये आगे कंटिन्यू किया जाएगा? अभी इस पे क्यास लगाने का टाइम नहीं है। अभी तो मतलब
तीसरा दिन ही है। सर, हरियाणा के मंत्री अनिल जैन उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार ऑक्सीजन चोरी कर रही है। ये तो बचकानी सी बात है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार चोरी कर रही है। मुझे तो कुछ गलतफहमी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आपको नहीं सोचेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद है। राजीव गांधी अस्पताल, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ ही घंटे की बची थी, वहां से रिपोर्ट दे रही है हमारी संवाददाता अनीशा माथुर। दिल्ली हाईकोर्ट की डांट के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि जो टैंकर मोदी नगर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहे हैं, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है। लेकिन हम इस वक्त हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहदरा के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है। वो ऑक्सीजन टैंकर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहां 900 से ज्यादा पेशेंट भर्ती है और 450 पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बेहद कम है। सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है और बेड्स के अभाव की वजह से बाहर पेशेंट भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको अंदर हॉस्पिटल में जाने भी नहीं दिया जा रहा। और ये हाल है राजीव गांधी हॉस्पिटल का, जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा भी दिल्ली शहर में कई अस्पताल हैं जिन्होंने अलार्म साउंड कर दिया है, कह रहे हैं कि दोपहर तक भी उनके पास ऑक्सीजन नहीं बचेगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकारें क्या कर रही हैं? बेड्स का अभाव बेहद है, ऑक्सीजन नहीं है। जो ऑक्सीजन आ रही है, अगर 8 टन राजीव गांधी के पास जा रहा है, वो सिर्फ शाम तक चलेगा। बाकी अस्पतालों का क्या और शाम के बाद इस हॉस्पिटल का क्या होगा? कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। इस वक्त हम लोग माता चनन देवी हॉस्पिटल, जो कि जनकपुरी के पास है, वहां पर मौजूद है। इस हॉस्पिटल में 200 के करीब कोविड पेशेंट है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा 15 से 20 दूसरे मरीज भी यहाँ पर एडमिट हैं दूसरी बीमारियों से, जिन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन खबर आई गुरुवार की सुबह कि माता चनन देवी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, जिसके बाद तुरंत अथॉरिटीज एक्टिव हुई, हॉस्पिटल प्रशासन से उनकी बातचीत शुरू हुई और इस बीच जो टैंक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो चनन देवी का था ऑक्सीजन का। लेकिन उनके पास इस तरीके के सिलेंडर्स मौजूद थे जो इमरजेंसी के लिए वो स्टॉक में रखते थे। उस सिलेंडर्स ने उसे काम चलाना शुरू किया गया हॉस्पिटल अथॉरिटीज द्वारा। और इस दौरान आसपास के जो वेंडर्स हैं, यहाँ के एमएस का कहना है, एसी शुक्ला जी का, कि आसपास के वेंडर्स का तुरंत फोन आना शुरू हो गया हॉस्पिटल अथॉरिटी में और इन सिलेंडर्स के रिफिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। जितने मरीज यहाँ पर मौजूद हैं उतने मरीजों के लिए 12 सिलेंडर तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट चलते हैं, इसलिए इन सिलेंडरों की लगातार रिफिलिंग चालू। उनका कहना है कि जैसे सिलेंडर खत्म हो रहे हैं उन्हें भेज दिया जा रहा है, दूसरे भरे हुए सिलेंडर दूसरे वेंडर्स के जरिए हॉस्पिटल में भेज दिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन अभी भी हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि जो टैंक खाली है वो 5000 लीटर की जो इनकी क्षमता है उसे जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। तब तक जब तक टैंक नहीं भरा जा रहा, हॉस्पिटल प्रशासन फिलहाल इन्हीं सिलेंडरों से, ऑक्सीजन सिलेंडरों से अपना काम चला रहा है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र के नासिक में कल ऑक्सीजन संकट ने 22 लोगों की जान ले ली। अस्पताल में जान बचाने के लिए भर्ती मरीजों ने लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया। काय करू रे प्रकाश प्रकाश आता नंतर सकाळी येऊन पेशंट आहे क्रिटिकल, वरती आलो तर बघतो काय उठून आहे शून्य। कौन इस गुस्से का जवाब देगा? कौन इन आंसुओं का हिसाब देगा? लोगों की किसे परवाह है? लोगों की किसे कद्र है? अगर होती तो 22 लोग इस तरह से तड़प तड़प कर न मरते। डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली 1-आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ। 22 लोगों की सांसें छीन ली।
लेकिन सिस्टम के लिए ये हादसा है और सिर्फ मौत का आंकड़ा। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करो, क्योंकि ये सोचकर ही गुस्सा आएगा कि जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है, और जहां ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीजन की लीकेज ने मार डाला। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में जब ऑक्सीजन टैंक से लीकेज हुआ, उस वक्त अस्पताल में 157 कोविड मरीज भर्ती थे। इन 157 लोगों में 131 ऑक्सीजन पर थे, 15 वेंटिलेटर पर थे, और इनमें 63 मरीज ऐसे थे जो बहुत क्रिटिकल थे, एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे। सोचिए, ऐसी हालत में ऑक्सीजन की सप्लाई अगर किसी भी अस्पताल में रुक जाए तो क्या होगा। वही नासिक के इस अस्पताल में हुआ। 12:30 बजे के करीब ऑक्सीजन टैंक का एक सॉकेट टूटा और लीकेज शुरू हो गया। इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक बुलाए गए, लेकिन जब तक अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए दूसरी व्यवस्था की जाती, जब तक भर्ती मरीजों को निकाला जाता, तब तक 22 मरीज दम तोड़ चुके थे। यांच्याकडे ऑक्सिजन नाही, काल रात्रीपासून यांच्याकडे। आता नंतर सकाळी येऊन पेशंट आहे क्रिटिकल, वरती आलो तर बघतो काय उठून आहे शून्य, कुठं पुरं हॉस्पिटल फिरलो मी, मला उठू कुठंच भेटला नाही, आणि 5-10 मिनिटात त्यांची लाईन लीक झाली, ओटू नंतर लाईन लीक झाली। काय सांगायला बाकी काय राहिलं, परिस्थिती त्याची तब्येतीत सुधारणा होती, स्टेबल होता, माझा भाऊ बरा झालेला परत गेला, रिफिलिंग करते वक्त जो लीकेज हो गया, उसके वजह से बहुत सारे जो हमारे वेंटिलेटर पर जो हमारे पेशेंट्स थे, उन लोगों का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई है। अस्पताल के जिस टैंक से लीकेज हुआ, वो 13,000 लीटर का टैंक अभी 20 दिन पहले ही लगाया गया था। इससे कोविड के गंभीर मरीजों की जान बचानी थी, लेकिन लीकेज ने 22 मरीजों की जान ले ली। सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सिविल सर्जन को फोन किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने इसे हादसा नहीं हत्या कहा है। इसकी जांच के आदेश भी सीएम ने दे दिए हैं, लेकिन हादसे पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ, और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया, और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअलिटीज हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है, ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है, और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई, और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं, और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कह दिया कि ये तो महानगर पालिका का अस्पताल था, उन्हीं की सीधी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो विरोधी बीजेपी पर सवाल कर रहे हैं। जो जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है, ये महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में आता है, और महानगर पालिका में जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जो टैंक में लीक हुआ ऑक्सीजन, वो टैंक भी हाल ही में बिठाया गया था, और वो भी महानगर पालिका ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के देखरेख में उसको बिठाया गया था। तो इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। जो एजेंसी ऑक्सीजन लेके आ रही थी, वो एजेंसी की नियुक्ति भी महानगर पालिका ने की थी। तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लेनी चाहिए, पार्टी ने लेनी चाहिए। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने और खुद को बचाने के बीच सवाल तो यह है कि लोगों को इस बेरहमी से कौन बचाएगा कि कभी ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही हैं, कभी दवाओं की कमी से जाने जा रही हैं, कभी इस तरह के लीकेज से मौत हो रही है। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। महाराष्ट्र ने राज्य में जारी कोरोना प्रतिबंधों को और कड़ा करने का फैसला किया है। राज्य के ब्रेक द चेन पाबंदियों में कई और नियम जोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद वहां पिछले साल के संपूर्ण लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू होने जा रही है। पाबंदियों की नई किश्त आज रात 8 बजे से अमल में लाई जाएगी।
कोरोना के कहर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का ब्रेक द चेन अभियान धीरे धीरे संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ चला है। कड़े प्रतिबंधों का फैसला तो उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने मंगलवार को ही ले लिया था, लेकिन बुधवार को निकले आदेश के मुताबिक 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक सख्ती की नई डोज दे दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना देश में सबसे प्रचंड हालात में है। वहां सबसे ज्यादा रोजाना नए मामले आ रहे हैं और मौतें भी सबसे ज्यादा हैं। पिछले हफ्ते जब 15 दिनों का ब्रेक द चेन लगाया गया तो उद्धव सरकार ने एक तरह की स्वैच्छिक तालेबंदी की थी, लेकिन जमीनी असर न होता देख सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। गुरुवार से लागू नए नियम के मुताबिक आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों, चाहे वो केंद्र के हों, राज्य के हों या स्थानीय प्रशासन के, सभी को 15% क्षमता के साथ काम करना होगा। पहले ये सीमा 50% थी। किसी शादी समारोह को सिर्फ 2 घंटे में पूरा करना होगा और उसमें शामिल होने की इजाजत 25 लोगों को ही मिलेगी। नियम तोड़ने वाले को 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपात स्थिति में बसों को छोड़कर अन्य निजी गाड़ियां ड्राइवर समेत 50% क्षमता के साथ चलेंगी और उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाने की इजाजत बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही होगी। निजी बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी, लेकिन एक शहर में अधिकतम 2 स्टॉपेज होंगे और बस ऑपरेटर को यात्री के हाथ पर 14 दिन क्वारंटीन का स्टैंप लगाना होगा। लोकल मेट्रो और मोनो रेल के इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ आपात सेवाओं में शामिल लोगों को होगी। ये नियम साफ तौर पर पिछले साल के लॉकडाउन में बरती गई सख्ती जैसे हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की नसीहत दे चुके हैं। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। महाराष्ट्र के हालात खराब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी तक के सारे उपाय जब नाकाफी हैं, तो क्या आने वाले 10 दिनों की सख्ती से कोरोना काबू में आएगा? कोरोना काबू में आया तो ठीक, नहीं तो आगे का कदम क्या होगा? सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कोरोना काल सांसों पर सवाल बनकर आया है। जो मरीज अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनके लिए दौर कहर बनकर आया है। अस्पताल ऑक्सीजन ना होने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। मरीजों की सांसों पर आफत है। तीमारदार अस्पतालों के बाहर रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। ऑटो में लेटे मरीज की सांस फूल रही है। पत्नी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के तमाम अस्पतालों के चक्कर काट चुकी है। कहीं कोई भर्ती को तैयार नहीं। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। एम्बुलेंस में दर्द से कराहती इस बुजुर्ग महिला को तो तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी। एक तरफ महिला दर्द से तड़प रही थी, तो दूसरी तरफ महिला के परिजन अस्पताल दर अस्पताल इलाज के लिए भटक रहे थे। दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर काटते ये परिवार गाजियाबाद के संजय नगर स्थित अस्पताल पहुंच गया। यहाँ से उन्हें कहा गया कि पहले कोरोना रिपोर्ट लाएं। यहाँ से मरीज को एम्बुलेंस से सरकारी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर महिला ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है कहीं भी, किसी हॉस्पिटल में नहीं। आपके जो ये हम अपनी पर्सनल लेके आए, पर्सनल अपनी गाड़ी की है एम्बुलेंस में, कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किसी भी तरह की। हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल देखिए। ये परिवार दिल्ली से इलाज के लिए गाजियाबाद पहुंच गया, जबकि दिल्ली सरकार बार बार लंबे चौड़े दावे करती है। देश के और दुनिया के कई शहरों में देखी है कि पेशेंट्स जो हैं वो कॉरिडोर में पड़े हुए हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं
और उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे पाएं, दवाइयां दे पाएं, इतना इंतजाम हम किसी भी हालत में दिल्ली में अपने लोगों के लिए करने की कोशिश करें। इस वक्त दिल्ली अपने आप में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का नमूना बन गई है। अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। आज सुबह तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1.5 से 2 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बाकी था। RGSSH अस्पताल में रोजाना 5 से 6 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस अस्पताल में 900 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। कोर्ट की डांट के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि जो टैंकर मोदी नगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहे हैं उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है। लेकिन हम इस वक्त है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहदरा के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है। वो ऑक्सीजन टैंकर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहां 900 से ज्यादा पेशेंट भर्ती है और 450 पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बेहद कम है। सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इसी तरह दिल्ली के रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल में 2 घंटे का ऑक्सीजन बाकी रह गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जो वेंडर ऑक्सीजन की सप्लाई करता था उसने रात से ही बातचीत बंद कर दी है। सरोज अस्पताल में 130 कोरोना मरीज भर्ती हैं। पश्चिम दिल्ली के बड़े अस्पतालों में एक चानन देवी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। यहाँ करीब 200 कोविड मरीज भर्ती हैं। इस वक्त हम लोग माता चनन देवी हॉस्पिटल जो कि जनकपुरी के पास है वहां पर मौजूद है। इस हॉस्पिटल में 200 के करीब कोविड पेशेंट है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा 15 से 20 दूसरे मरीज भी यहाँ पर एडमिट हैं दूसरी बीमारियों से, जिन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन खबर आई गुरुवार की सुबह कि माता चनन देवी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, जिसके बाद तुरंत अथॉरिटीज एक्टिव हुई, हॉस्पिटल प्रशासन से उनकी बातचीत शुरू हुई और इस बीच जो टैंक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी है कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने ये भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। कोरोना की 3 लहरों से तो दिल्ली उबर गई, लेकिन चौथी लहर ने दिल्ली के इंतजामों की पोल खोल दी है। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस मुश्किल वक्त में कुछ लोग और कुछ संगठन देवदूत के रूप में सामने आए हैं। नोएडा सेक्टर 18 के गुरुद्वारे की तरफ से उन कोविड मरीजों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है जो होम आइसोलेशन में। देखिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी से जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो कुछ हाथ ऐसे भी उठे हैं जो लोगों की मदद के लिए उठे हैं। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 18 गुरुद्वारे में मौजूद हूं और आप हमारे सामने ये जो खाने की पैकिंग देख रहे हैं, दरअसल ये नोएडा के अलग अलग सेक्टर में वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, अस्पतालों में एडमिट नहीं, अपने घर में होम आइसोलेशन पर हैं, उनके लिए गुरुद्वारे में बाकायदा ये खाने की पैकिंग हो रही है। इस वक्त ये डिनर पैकिंग हो रही है, जिसमें जो रोटी है, सब्जी है, वो पैकिंग हो रही है और बाकायदा जो सोसाइटी है उनके एड्रेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनके एड्रेस में जो ये खाना है, जो ये पैक हो रहा है, फिलहाल आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे हैं, ये खाना पहुंचाया जाता है। हमारे साथ गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी ज्ञानी गुरप्रीत जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आप पैकिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये क्या खाना कहाँ जाना है? ये अलग अलग सेक्टरों में जाना है, वो लिस्ट बनी हुई है। आप हमें दिखा दीजिए। हाँ जी, कि कौन से सेक्टर में कितने पैकेट जाएंगे, कितने मेंबर के पैकेट जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा। देखिए ज्ञानी गुरप्रीत जी हमारे सामने, गुरुद्वारे के सामने एक ये जो बाकायदा लिस्ट बनी हुई है, चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट बना हुआ है जी। ये चार्ट बना है जी कि 11 सेक्टर में जैसे एक पैकेट जाना 3 मेंबर का, 29 सेक्टर में जैसे 1 मेंबर का 1 पैकेट, 2 मेंबर के 3 पैकेट, 3 मेंबर के 1 पैकेट, 4 मेंबर के 3 पैकेट और 6 मेंबर के 1 पैकेट, टोटल 9 पैकेट 29 नंबर। मैं आपको बता दूं कि देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी सोसाइटी में फ्लैट्स में रहते हैं, उनके परिवार के लोग रिलेटिव नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनका पूरा परिवार ही कोरोना से ग्रसित है। ऐसे में खाना कौन पहुंचाएगा?
तो उनके खाने पाने की जिम्मेदारी किसने ली है? नोएडा सेक्टर 18 में बने इस गुरुद्वारे में। और बाकायदा आप देख पा रहे हैं एड्रेस लोगों का लिखा हुआ है कि किनके यहाँ कितने टिफिन जाने हैं। कोरोना मरीजों की जान ले रहा है ये महामारी और फिर बदइंतजामी की मार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं यूपी के कुछ शहरों का हाल। देखिए कि किस कदर वहां पूरे दिन ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी रही। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों निकाल रहा है यहाँ से? कार्ड पे ऑक्सीजन। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? कोविड से तो लड़ भी लेंगे, लेकिन सिस्टम में समा चुके वायरस का क्या इलाज है? यूपी की ये बेटी पूछ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बिटिया का सवाल लखनऊ के मेयो अस्पताल के बाहर कल लगाए गए इस नोटिस को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, कृपया अपने मरीजों को कहीं और लेकर जाएं। बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। निजी अस्पताल मेयो को यूपी सरकार ने कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया है। इस बेटी के पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस महिला की आंखों के आगे भी अंधेरा छाया है। किडनी के मरीज पति ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की खबर मानो उम्मीदों पर वज्रपात की तरह आ गई। मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं और उनका सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। लखनऊ में अस्पतालों के बाहर दर्द की अनगिनत कहानियां बिखरी हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की बद इंतजामी लोगों को बदहवाश कर रही है। इस युवक का दर्द सुनिए। कुछ भी नहीं बता रहे सर। 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया। न यहाँ से कोई फोन उठाता है, न कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं। आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है। 4 बजे यहीं का एक वर्कर मेरे को बता रहा था कि उनको खाना खिलाया गया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब मुझे बताया गया डेथ हो गई है। अस्पताल की बद इंतजामी से इन्होंने अपना पिता खोया, तो इस युवती का दर्द सुनिए। ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल ने ऑक्सीजन की किल्लत पर हाथ खड़े कर दिए हैं। मरीज का ऑक्सीजन लेवल कल 60 तक गिर गया था। ऑक्सीजन लेवल उनका बिल्कुल 61, 62 जा रहा है। जब आज वॉशरूम जाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने हेल्पर कोई भी होगा वहाँ अटेंडेंट की मुझे वॉशरूम तक पहुँचा दे, तो उसने कहा अपने घर वालों को बुलाओ। अगर घर वालों को बुला करके यहाँ मदद करवानी है तो हॉस्पिटल में अपने पास पेशेंट रखे क्यों है? उनका फोन आया कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाइए, ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ लेके जाएं? किसके दरवाजे में रखे पेशेंट को? लखनऊ के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से बुरी स्थिति है। मरीजों की अपनी परेशानी है कि वो अचानक मरीज को कहां शिफ्ट करें। दूसरी तरफ अस्पताल की अपनी चिंता है कि ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करें। तीमारदारों द्वारा हमको कोई पैनिक नहीं क्रिएट हुआ। तीमारदारों को हमने खुद सूचना दिया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमारे जो वेंडर हमको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। प्रशासन भी लिक्विड ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनको भी दिक्कत आ रही है चीजें प्रोवाइड करने में। फिर हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अस्पताल प्रशासन को भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमको उनका जान बचाना सबसे ऊपर लगा। मेडिकल हॉस्पिटल में 44 करीब कोविड के पेशेंट्स हैं जो भर्ती हैं, और ये जो बैकअप में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं ये यहाँ पर लाए गए। जिस तरीके से मेयो हॉस्पिटल और उसके बाद अब मेकवेल हॉस्पिटल, ये निजी अस्पतालों की अपनी मजबूरी है कि वो जब सरकारी तंत्र से ऑक्सीजन कम होने की, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की, सिलेंडर कमी की बात करते हैं, और उसके बाद भी जब पैनिक होने लगता है, जब हालात बिगड़ने लगते हैं, ज्यादा भयावह होने लगते हैं, तब जाकर उनको बैकअप में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हालात नाजुक बने हुए हैं। अब कानपुर के हैलट अस्पताल का हाल देखिए। ऑक्सीजन न मिलने से शहर के सबसे बड़े अस्पताल में 35 साल के युवक ने दम तोड़ दिया, और अस्पताल की PRO को पता तक नहीं। कोई गलती नहीं। आपका कोई पेशेंट भर्ती है क्या यहाँ पे? सुबह भर्ती किया था, मर गया। क्या नाम, जायसवाल जो था वो? अहमद जायसवाल। तो क्या हुआ है, एक मिनट बताइए जरा। ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला यहीं पे। और कब भर्ती किया था आपने? सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे।
क्या कौन है आपका वो? बड़ा भाई है हमारा। तो क्या हुआ था? क्या क्या कैसे मौत हुई? क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन से एक मरीज की मौत हो गई चंदन जसवाल के यहाँ बाहर। ऑक्सीजन नहीं मिली, आपके नॉलेज में है कुछ की नहीं इस तरह के? क्यों? अभी आप ड्यूटी में आई है, इसके पहले तो ऑक्सीजन के शॉर्टेज है कुछ की नहीं है? बता रहे हैं ऐसा है, लेकिन क्लियर मुझे पता नहीं। जब राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे शहर का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? जरा इस युवक के दर्द से समझिए। शाहजहांपुर के अस्पताल में युवक का पिता भर्ती था। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज की सेहत को लेकर बेटे को हमेशा अंधेरे में रखा और अचानक खबर दे दी कि मरीज की मौत हो गई है। ऐसे बात करते रहे उन लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, ना ही मुझे एक कुछ भी कहने का मौका दिया। मुझे इतनी भी संतुष्टि नहीं दी कि मैं अपने पेशेंट को देख पाऊं या बोल पाऊं उससे कि पापा तबीयत कैसी है, कुछ खाया है या नहीं खाया है। वो उन्होंने मुझसे फोन पे बोला कि मैं भैया खाना नहीं खा पा रहा हूँ, आज से रखा बहुत है। डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर बोला तो अंदर जाना अलाउ नहीं, किड नहीं है, किड ला के दो या तो एक को अंदर एडजस्ट करो उसको। एक तो अस्पताल में जगह मिलने की जद्दोजहद, और अगर भर्ती हो भी गए तो ऑक्सीजन की कमी या अस्पताल की तरफ से तीमारदारों को सही जवाब नहीं मिलना। यकीनन हालात संकटपूर्ण हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।